हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल्स। हेनरी फयोल्स के द्वारा जो 14 प्रिंसिपल दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। According to Henry Fayol, specialization promote efficiency of the workforce. Okay, स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है एफिशिएंसी को एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ओके, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। ओके, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि हेनरी फयोल्स ने स्पेशलाइजेशन के थ्रू दो चीज़ों को प्रमोट किया है। फर्स्ट वी हैव इज इफिशियंसी एंड द सेकंड वन वी हैव इज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। हम प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और इफिशियंसी को कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं। इन एडिशन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स इंक्रीजेस देयर एक्यूरेसी एंड स्पीड। अगर हम स्पेशलाइजेशन के थ्रू किसी भी चीज़ को करने का प्रयास करते हैं या किसी भी काम को हम करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें एक्यूरेसी आएगा। ओके, उसमें एक्यूरेसी आएगा और उस काम को करने में हम स्पीड भी होंगे। हम उसको स्पीडली उस काम को कर सकेंगे और हमारा जो काम है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स वाई स्पेशलाइजेशन के थ्रू हमारा इफिशियंसी भी अच्छा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। उस काम को करने के लिए हमें एक्यूरेसी के थ्रू हम कर रहे हैं और विद इन अ टाइम, जितना टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर हम उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फयोल्स बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। फयोल्स को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि हेनरी फयोल्स को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। उन्होंने क्लियर कर लिया कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल क्या है। ओके, नाउ द वी हैव इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग वन बाय वन इसको डील करेंगे। द फर्स्ट वन वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क और जॉब एंड ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज competent इनफ टू परफॉर्म दैट जॉब डज ईच वर्क। अगर हम लोग काम को डिवाइड करते हैं, डिवीज़न करते हैं कामों का, तो हम उस काम को करने के लिए उन व्यक्ति को हायर करते हैं, उन पर्सन को हायर करते हैं जो काम वो व्यक्ति कर सकता हो या उस काम को करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता होती है हम लोग उसे हायर करते हैं। ओके, वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क। स्मॉल छोटे छोटे जॉब में हम काम को डिवाइड करेंगे एंड अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट, उस स्पेशलिस्ट को हम बुलाएंगे जो ट्रेंड होगा। ओके, हम हर जॉब हर किसी को नहीं दे सकते, हर पोस्ट पे हम हर व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकते। हम उस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो उस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करने के काबिल होगा, जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, उसे ही हम उस पोस्ट को देंगे। ओके, who is competent enough to perform that job does each work, thus it leads to greater efficiency, specialization, increase productivity। अगर हम स्पेशलिस्ट पर्सन को पर्टिकुलर जॉब देंगे जो उस जॉब के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ेगा और इफिशियंसी भी वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ओके, एक्यूरेसी भी आएगा और वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर काम को स्पीडली करेगा क्योंकि वो उसमें माहिर है। तो हमें क्या करना होगा? काम को डिवाइड करना होगा, डिवीजन ऑफ वर्क करना होगा। अगर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट वर्क है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्क हम उन्हीं व्यक्ति को हायर करेंगे जो उस जॉब के या उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। Next point we have is principle of authority and responsibility. Okay, authority means power to take
डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब होता है कि आपको एक पावर दिया गया है कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द वर्क, आपको जो काम दिया गया है या जो सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाओ। ओके। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको जो लायबिलिटी दिया गया है, आपको जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, आपको जो ड्यूटी असाइन की गई है, उस ड्यूटी को आपको विद इन अ टाइम या ऑन टाइम आपको कंप्लीट करना होगा। जितना टाइम आपको दिया गया है या जितना टाइम उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उस काम को आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ऑथोरिटी भी मिल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रहा है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम इफेक्टिव वे में पूरा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको ये काम करना है और इतने समय में आपको ये काम कंप्लीट कर देना है, लेकिन अगर हम उसे ऑथोरिटी नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। हो सकता है मैं वहाँ नहीं हूँ और वो पर्सन वो काम को कर रहा है, लेकिन उस पर्सन को काम करने में बहुत सारा डिसीजन भी लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर मैंने उसे ऑथोरिटी नहीं दिया है, केवल ड्यूटी को असाइन किया है, तो वो एज इट इज़ काम को कर देगा। लेकिन अगर मैं उसे ऑथोरिटी भी दूंगा, पावर भी दूंगा, तो हो सकता है वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम को पूरा करे। दैट्स वाई फेयोल्स ने बोला कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, किसी को आप ड्यूटी असाइन कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम आपको कुछ पावर भी उसे देना होगा। अगर आप पावर नहीं दोगे तो वो डिसीजन ले नहीं पाएगा, और जब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा तो आपका जो काम है वो परफेक्टली नहीं हो पाएगा। तो किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, प्लस कुछ पावर देना है जिससे वो डिसीजन ले पाए और हमारा जो काम है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से पूरा हो पाए। तो हमेशा हम बैलेंस को ध्यान में रखना है बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम लोग कॉलेज में भी फॉलो करते हैं, स्कूल में भी फॉलो करते हैं। हम अपनी लाइफ को भी एक डिसिप्लिन तरीके से स्पेंड करते हैं, या जितने भी काम होते हैं अगर हम डिसिप्लिन वे में करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव तक या गोल तक ईजिली पहुंच पाए। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या बताता है? इट इज ऑबिडेंस to organizational rules by the subordinates. Discipline requires good supervisor at all level, clear and fair agreements and judicious application of penalties. डिसिप्लिन आपको ये बताता है कि आपने कौन सा काम करना है, नहीं करना है, किस तरीके से करना है, आपको किस वे में जाना है, आप जिस वे में आप जा रहे हो आपको वहाँ जाने का तरीका क्या है। तो डिसिप्लिन मैनर में आपको चलना होगा। अगर आप क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट नहीं रखोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। देन आपको अगर किसी काम को करने में दिक्कत हो रही है या आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, है ना। तो डिसिप्लिन ये हमें बताता है कि हमें ऑबिडेंस, लॉयल तरीके से अपने काम को करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना है। अगर हम किसी स्कूल या कॉलेज के रूल्स को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे हमें फाइन दे देना पड़ता है या हमें पनिशमेंट मिलता है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसे सारे वर्कर्स को या सबऑर्डिनेट्स को या सुपरवाइजर को भी फॉलो करने होते हैं। अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ओके,
It implies that every worker should receive order and instruction from one superior only. यहाँ बताया गया है कि अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो एक सुपीरियर के द्वारा ही दिया जाएगा, एक बॉस के द्वारा ही हमें ऑर्डर मिलेगा। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? एक ही व्यक्ति देगा। या तो वो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, या वो मैनेजर होगा, या टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट की बात करें तो वहां से इंस्ट्रक्शन आएंगे। तो इंस्ट्रक्शन जहां से भी आएगा वो एक व्यक्ति के द्वारा ही होना चाहिए। ओके, रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, एक ही सुपीरियर के द्वारा ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल है और एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, अगर हम एक से ज़्यादा प्रिंसिपल को अपॉइंट करेंगे स्कूल में तो हो सकता है वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। एक प्रिंसिपल कुछ बोलेगा, दूसरा प्रिंसिपल कुछ बोलेगा, और स्कूल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सिस्टमैटिक वे में नहीं चल पाएगा। स्कूल का जो काम करने का तरीका है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन वर्कर्स को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा, कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये इंस्ट्रक्शन जब भी मिलेगा तो एक ही सुपीरियर के द्वारा मिलेगा। एक सुपीरियर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बट मोर देन वन सुपीरियर जहां भी होगा तो वहां पे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएगा, जिससे जो हमारा एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नहीं हो पाएगा। हमने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए जितना टाइम सोच रखा था, शायद वो टाइम हम पार कर जाए और हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो पाए। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। जितने भी ग्रुप होते हैं सारे ग्रुप्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। अगर हम लोग मोर देन वन प्लान को लेकर के काम करना स्टार्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं हमें एक प्लान की नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो डिफरेंट प्लान्स होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। और ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी बनाए रखना है हमें, और कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमें काम को करना है। इस माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिव वे में हम पूरा कर पाएंगे। डायरेक्शन जो है वो यूनिटी को भी बताता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स के साथ कैसे यूनाइट होकर के, यूनिटी कायम करके अपने काम को हम पूरा कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी नहीं होगा तो वहाँ के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में हमें कोऑर्डिनेशन भी रखना है। अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे ग्रुप के साथ या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो हो सकता है हमारा जो काम करने का तरीका है वो गलत होगा, या हमने जो प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को हम लेकर के नहीं चल रहे हैं। अगर हम उस प्लानिंग को लेकर के नहीं चल रहे हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्कर्स या ग्रुप के अंदर यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूनिटी नहीं होगा तो इफ़ेक्टिवली हम काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। जितना हमने टाइम सोच रखा है उस टाइम के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शन बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको किस दिशा में जाना है, कहाँ पे काम करना है, तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट्स वाई फेयोल्स ने बोला कि आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के थ्रू अपने कामों को पूरा करना होगा। The next point we have is subordination of individual interest to general interest.
द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हमें प्रायोरिटी देना है। ऑर्गेनाइजेशन को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है या जिस पर्पस के लिए एक एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया गया है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उस एम्प्लॉय को काम करना होगा और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो उन सारी चीज़ों को पूरा करेगा जिन चीज़ों के लिए उसको हायर किया गया है। ओके, दैट्स वाई ये पॉइंट डील करता है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमें प्रायोरिटी देना है। ओके, एक एम्प्लॉय को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है या जिस बिजनेस के अंदर वो काम कर रहा है उसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को उसे प्रायोरिटी देना होगा ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, डजंट मैटर कि वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, हमें उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान रखना। लेकिन केवल अगर हम अपने एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगेंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो कब पूरा होगा, उसे भी हमें पूरा करना होगा। तो दैट्स वाई ये पॉइंट डील करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हमें प्रायोरिटी देना है ओवर द एम्प्लॉय। नेक्स्ट वी हैव इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज को कैसे कंपनसेशन दे सकते हैं। The overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. The wages should encourage the worker to work more and better. Okay, अगर हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन की, तो जितने भी वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जितने देर वो काम करते हैं या जिस काम के लिए उनको हायर किया गया था, उनके बदले में उन्हें कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है, जिसे हम सैलरी बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। ये सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव, ये सारे क्या है, ये रेम्यूनरेशन के कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो हमें टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को इनकरेज करने के लिए, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए हम उन्हें टाइमली सैलरी दें, जितना उनको बोला गया है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर में या अपॉइंटमेंट के टाइम जितना उनको बोला गया है उतना हम सैलरी उन्हें दें। अगर हम टाइमली अपने वर्कर्स को सैलरी पे करते रहेंगे तो हम ये भी देख पाएंगे कि हमारे वर्कर्स मोटिवेट होंगे, और जब वो मोटिवेट होंगे तो वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा आगे ले जा पाएंगे। और रिक्वायर्ड टाइम, और जितना टाइम एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें देना था या हमने दिया था, विद इन अ टाइम वो उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो एम्प्लॉय के लिए फेयर सैलरी या फेयर कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू वर्क मोर एंड बेटर, अच्छे से काम करने के लिए, बेटर तरीके से काम करने के लिए हमें उन्हें टाइमली सैलरी देना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बारे में अगर एक हेड नहीं सोच रहा है या मैनेजर नहीं सोच रहा है, वो उनसे केवल काम ले रहा है, टाइम पे सैलरी पे नहीं कर रहा है, तो वो कभी भी मोटिवेट और इनकरेज नहीं होंगे। वो डे बाय डे और डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो अपनी काम को और बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करना है, इफिशियंसी को बढ़ाना है अपने एम्प्लॉयज़ के, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो टाइमली सैलरी या वेजेस को पा सके। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 8, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जो डिसीजन लेने का पावर होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जहां पर हम डिसीजन ले पाए वो कुछ ही हाथ में होगा, इन अ फ्यू हैंड्स। ओके,
इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में होगा, जो टॉप लेवल पे रहते हैं उनके ही हाथों में होता है कि वो डिसीजन ले पाए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इन फ्यू हैंड एट टॉप लेवल, जो भी टॉप लेवल पे है या जो टॉप लेवल के पोस्ट को होल्ड करता है उन्हीं के हाथों में होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मीन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन में जो आपके पास पावर है कहाँ पर है, वो टॉप लेवल पे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर को हर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बोथ शुड बी बैलेंस्ड एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं कर सकते और पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं कर सकते। अगर हमने कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड कर दिया तो हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम हो रहा है, जहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइजर है, वहाँ पर अगर हम सुपरवाइजर को कुछ पावर नहीं देंगे कि वो सबऑर्डिनेट से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकता है, तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हो पाएंगी। ओके, तो वहाँ पर हर चीज़ के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, जो जिसमें सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी होता है। अगर हम हर चीज़ के लिए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास जाएंगे तो काम करने में हमें डिले होगा, डिसीजन लेने में होगा डिले, जिसके कारण अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो सेल नहीं हो पाएगा। अगर हम सेल नहीं कर रहे हैं तो अपने डिमांड के अनुसार मार्केट में भी गुड्स को हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अगर हम कंप्लीटली सेंट्रलाइज करते तब भी प्रॉब्लम होगा। हर चीज़ के लिए हमें टॉप लेवल से कंसर्न करना पड़ेगा, जिनके हाथों में पावर है और जो डिसीजन एट द एंड ले सकते हैं। अगर हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज करते तब भी प्रॉब्लम होगा। अगर हमने हर व्यक्ति को या हर मैनेजर को कुछ पावर दे दिया है कि आप अपने हिसाब से काम करो और हम आपको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वो केवल अपने डिपार्टमेंट के बेनिफिट्स के बारे में सोच रहा है, अपने डिपार्टमेंट्स के सबऑर्डिनेट्स के बारे में सोच रहा है। तो इस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा। ओके, हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार हम टोटल सेंट्रलाइज नहीं कर सकते और कंप्लीटली हम डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते हैं। हमें दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, देन ओनली एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज स्केलर चेन, द फॉर्मल लाइंस ऑफ ऑथोरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। एक सुपीरियर है और उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। ओके, दिस चेन should not be violated but in इमरजेंसी में ये वॉयलेट हो सकता है, इसे हम तोड़ सकते हैं। बट एम्प्लॉयज एट सेम लेवल कैन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू गैंग प्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा एक टॉप टू बॉटम लेवल है, ए बी सी डी और ई है। तो जब भी अगर ई को परमिशन लेना होगा तो वो किससे लेगा, बी से लेगा, और बी उस चीज़ को इन्फॉर्म करेगा मिस्टर ए को। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि सी को अगर ई से काम है तो क्या वो डायरेक्टली जाएगा या एक रूल एंड रेगुलेशन के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया गया है गैंग प्लैंक, इसके थ्रू हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर जाकर के उससे कांटेक्ट कर सकता है। ये इसमें उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑर्डर।
A place for everything and everyone, and everything everyone should be designated place. People and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. ऑर्डर का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें सारी चीज़ें ऑर्डर में चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए। जितना टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर हमें उन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, और सही टाइम पर सही प्लेस पर अगर वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो हम अपने प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे या अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए अप्रोप्रिएट टाइम और सूटेबल प्लेस पर सारी चीज़ों को अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है तो उस प्रोडक्शन हाउस में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी की आवश्यकता होगी, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, जो उन सारी चीज़ों को हैंडल करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। अगर ये सारी चीज़ें राइट टाइम पर राइट प्लेस पे अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या हम कभी प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें राइट टाइम पर राइट प्लेस पे तभी अवेलेबल होंगी, देन ओनली वी कैन स्टार्ट आवर प्रोडक्शन। तो ऑर्डर में हमें यही देखना है कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में है या नहीं है, सारी चीज़ें राइट टाइम पर राइट सूटेबल प्लेस पर अप्रोप्रिएट टाइम पर है या नहीं है, तभी हम मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ अपने काम को पूरा कर सकेंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज इक्विटी। द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड से काम करने के लिए वर्कर्स आते हैं, उनका मेंटेलिटी अलग होता है, उनका ओपिनियन अलग होता है, लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीपल को गैदर करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करें, केवल हम उस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इन्हीं लोगों के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश्ड। हम किसी भी वर्कर को फेवर नहीं कर सकते या किसी भी वर्कर को हम पनिश्ड नहीं कर सकते। इक्विटी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमने देखा कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे या हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करें तो हमें सारे वर्कर्स के साथ मिल कर के काम करना होगा, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना होगा। जो वर्कर अच्छे से काम कर रहा है हम उन्हें क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं। जो फैसिलिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब वर्कर्स को मिलनी चाहिए, हम वो सारी फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके कारण वो मोटिवेट होगा। जो वर्कर्स काम करेगा उसे हम इनकरेज करेंगे और उसे हम रिवॉर्ड देंगे। अगर हम टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को रिवॉर्ड देते हैं तो वो मोटिवेट होगा और दूसरे वर्कर्स भी वो देख करके इनकरेज होंगे और काम करने को और अच्छे से वो करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पॉइंट नंबर 12। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय प्रोसीजर। एक प्रोसीजर के द्वारा हम किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हैं। The selected person should be kept at the post for a minimum period decided to show result। अगर हम किसी व्यक्ति को हायर करते हैं किसी पोस्ट के लिए या सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम टाइम देना चाहिए कि वो एम्प्लॉय अपना रिजल्ट शो करे। जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करके उसने उस पोस्ट को लिया है या उस पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है, तो प्रिंसिपल फ्योल्स ने ये बताया है कि आपको उसको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा कि वो अपने रिजल्ट को शो करे। आपने आज उसको अपॉइंट किया और कल उसको बोल दिया कि तुम्हें ये रिजल्ट शो करना है, तो वैसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल्स, उसने बोला है कि आपको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय अपने रिजल्ट को शो करे।
ओके, आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एन अपॉइंटमेंट बाय प्रोसीजर, जिस प्रक्रिया प्रोसीजर से उसको सेलेक्ट किया गया है, द सेलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो रिजल्ट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इनिशिएटिव. वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट. ओके, वर्कर्स क्या करते हैं, इनकरेज टू डेवलप आउट and carry out their plans for improvement. Initiative means taking the first step. पहला स्टेप हमें लेना होगा. with self motivation it is thinking out and executing the plan. हमने अगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिया किसी काम को करने के लिए, तो हम उस काम के या उस प्लान के ऑब्जेक्टिव तक हम कैसे पहुंच पाएंगे. तो फर्स्ट आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, देन उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपने इन सारी चीज़ों को स्टार्टअप किया है. द नेक्स्ट वी हैव इज स्प्रिट द क्रॉप्स. मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मोनी अमंग एम्प्लॉयज. मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क. अगर हम बात करते हैं टीम की, तो टीम कैसे काम करता है, जब तक उसके अंदर एक यूनिटी नहीं हो, हार्मोनी यानी पीस और स्पिरिट नहीं होगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा. इसके लिए मुझे क्या करना होगा, टीम स्पिरिट को इनकरेज करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा कि हम साथ में मिल करके इन कामों को पूरा करें. वर्कर्स को ये इनकरेज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा मैनेजर को, उनके सबऑर्डिनेटर्स को, कि आप एक टीम में हो और टीम वर्क आपको करना पड़ेगा. देन ओनली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है. थैंक यू.